चलो, तो हम लोग बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन देख रहे थे और उसमें हमने एविल क्वार्टेट को देखा था। किसको देखा था? एविल क्वार्टेट को। और एविल क्वार्टेट में क्या बोला गया था? 4 ऐसे प्रमुख कारण हैं जिससे जैव विविधता को हानि होती है। कितने कारण हैं? 4। और इन चारों कारणों की बात करें तो उसमें कौन कौन से आते हैं? एक है, हमने पढ़ा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, फिर एलियन स्पीशीज इन्वेजन और को एक्सटिंक्शन, सह विलुप्तता। ठीक है। अब आता है कि हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? इस संरक्षण को लेकर 3 अलग अलग प्रकार के मत हैं। 3 अलग अलग प्रकार के लोगों ने अपना मत दिया और बताया कि 3 अलग कारणों की वजह से हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। तो लिखो, जैव विविधता के संरक्षण के कारण। जैव विविधता के संरक्षण के कारण कि हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। संरक्षण के कारण लिखो, 3 प्रकार के मत दिए गए हैं। तीन प्रकार के मत दिए गए हैं। पहला है नैरो यूटिलिटी आर्ग्यूमेंट। पहला है नैरो यूटिलिटी आर्ग्यूमेंट। नैरो यूटिलिटी आर्ग्यूमेंट, ध्यान से सुनो। अपन लोग बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति बड़ा ही संकीर्ण मानसिकता वाला व्यक्ति है, नैरो माइंडेड है, जो केवल अपने बारे में सोचता है। उसी से संबंधित इसको सोच सकते हो। नैरो यूटिलिटी आर्गुमेंट मतलब लोगों का कहना है कि हमें बायोडायवर्सिटी से लाभ होता है और हमें वो लाभ मिलता रहे, इसलिए हमें बायोडायवर्सिटी को संरक्षित करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए। तो लिखो कि इस मत के अनुसार मानव को प्रकृति से कई प्रकार के स्रोत, मानव को प्रकृति से कई प्रकार के स्रोत या कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे लकड़ी। कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं जैसे लकड़ी, कॉमा फाइबर, कॉमा निर्माण। कंस्ट्रक्शन मटेरियल को हिंदी में क्या बोलेंगे? निर्माण कार्य पदार्थ, है ना? लिखो, निर्माण कार्य पदार्थ, औद्योगिक उत्पाद जैसे टैनिन्स, रेजिन, परफ्यूम, डाई, टैनिन, रेजिन, परफ्यूम, डाई एवं मेडिसिन। टैनिन, रेजिन, परफ्यूम, डाई एवं मेडिसिन। अगला पॉइंट,
25% से ज्यादा दवाइयां 25% से ज्यादा दवाइयां पौधों से प्राप्त उत्पाद से बनती हैं। 25% से ज्यादा दवाइयां यानी ड्रग्स पौधों से प्राप्त उत्पाद से बनती हैं। पौधों से प्राप्त उत्पाद से बनती है। अगला पॉइंट, लगभग 25,000 पौधों की प्रजातियां हैं। लगभग 25,000 पौधों की प्रजातियां हैं जिनका औषधीय उपयोग किया जाता है। पौधों की प्रजातियां हैं जिनका औषधीय उपयोग किया जाता है। जिनका औषधीय उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, इसलिए हमें मानव के लाभ के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। इसलिए हमें मानव के लाभ के लिए जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। किसका संरक्षण? जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। दूसरा लिखो, ब्रॉड यूटिलिटी आर्गुमेंट। ब्रॉड यूटिलिटी आर्गुमेंट। ब्रॉड यूटिलिटी आर्गुमेंट कहता है कि भाई केवल मानव को ही लाभ नहीं होता, प्रकृति को भी जैव विविधता से लाभ होता है, दूसरे जीव जंतुओं को भी जैव विविधता से लाभ होता है और सभी के लाभ के लिए हमें जैव विविधता को संरक्षित करना चाहिए। लिखो, इस मत के अनुसार इकोसिस्टम की क्रियाओं में जैव विविधता इस मत के अनुसार इकोसिस्टम की क्रियाओं में जैव विविधता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इकोसिस्टम की क्रियाओं में जैव विविधता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैव विविधता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए सभी के लाभ को ध्यान में रखते हुए जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। ध्यान में रखते हुए जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। उदाहरण, पूरे पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगलों द्वारा उत्पन्न होता है। पूरे पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगलों द्वारा उत्पन्न होता है। इसीलिए अमेज़न को क्या कहा जाता है? लंग्स ऑफ द प्लेनेट, पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। तो क्या ये ऑक्सीजन केवल मानव इस्तेमाल करते हैं? सभी जीव जंतु इस्तेमाल करते हैं, और अगर जंगल कट जाएंगे तो सभी को हानि होगी। दूसरा लिखो, परागण की क्रिया में कीट, पक्षी एवं चमगादड़ इत्यादि भाग लेते हैं, जिससे सभी को लाभ होता है। क्या जो परागण से फल वगैरह बनते हैं क्या मानव खाते हैं केवल? सभी उसका भोग लगाते हैं। तीसरा लिखो,
प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता जैव विविधता पर ही निर्भर करती। प्रकृति की सुंदरता जैव विविधता पर ही निर्भर करती। कहीं किसी पहाड़ पे जाओ जहां से बहुत बड़ा क्षेत्रफल दिखाई दे रहा हो, कितना सुंदर लगता है। सीनिक व्यू, क्या लिखा रहता है? सीनिक व्यू। यहां जाइए और ये सनसेट पॉइंट है। जैसे पचमढ़ी गए हो कभी? पचमढ़ी में धूपगढ़, धूपगढ़ की पहाड़ी पे गए हो? नहीं गए हो? वहां से एक बेहतरीन सनसेट व्यू दिखाई देता है, शानदार सनसेट दिखाई देता है। ऐसे तो रोज शाम होती है, तो सर वहां ऐसा क्या है? नजारा। वहां ऐसा क्या है? नजारा, खूबसूरती। तो आप किसी पहाड़ पे चले जाओ जहां से एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल दिखाई देता हो, कितना मनोरम दृश्य होगा, खूबसूरत दृश्य होगा। और खूबसूरती हमेशा खतरनाक होती। तो जहां आप देखोगे कोई पहाड़ी है जहां लिखा होगा सनसेट पॉइंट, वहीं लिखा होगा सुइसाइड पॉइंट। जहां देखोगे सनसेट पॉइंट है, लोग वहां डूबते हुए सूरज को देखने जाते हैं और कुछ लोग वहीं से कूद जाते हैं। तो वो दो कारणों के लिए फेमस होता है, एक खूबसूरती के लिए और एक खतरे के लिए। जैसे बताया था ना, प्रकृति में जो फूल बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखे, जो जीव जंतु बहुत खूबसूरत दिखे, समझ लेना बेटा खतरनाक है। और ये केवल जीव जंतुओं पे लागू नहीं होता। और ये मैं निजी अनुभव से कह रहा हूं। हाँ लो, तो प्रकृति ने कई माध्यमों से संदेश देने की कोशिश की है। ठीक है, समझ जाओ, सीख जाओ, समझ जाओ। ठीक है, तो ब्रॉड यूटिलिटी आर्गुमेंट। अगला आता है एथिकल आर्गुमेंट। एथिकल आर्गुमेंट, एथिकल आर्गुमेंट क्या कहता है? तुम लोग वीडियो में से क्लिप तो नहीं काटते हो जी? काट लेते हो? अच्छा ठीक है। एथिकल आर्गुमेंट क्या कहता है? नैतिकता, नैतिकता ये कहती है कि पृथ्वी पर 15 लाख से अधिक प्रजातियां, जिन 15 लाख में से मानव एक प्रजाति, और पृथ्वी के सभी स्रोतों पर, और पृथ्वी पर हर प्रजाति का उतना ही अधिकार है जितना मानव का है। सबका अधिकार तो बराबर, भगवान ने सबको बनाया ना, तो सबका अधिकार बराबर है। मानते हो? मानते हो तुम लोग सबका अधिकार बराबर है? मानते हो? नहीं मानते। अपना खेत जो है, खेत में कभी नीलगाय घुस जाए, उसको कहते हो आओ खाओ जाओ? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सब प्रकृति का है, सब जितना अधिकार हमारा है उतना अधिकार तुम्हारा है। भगा देते हैं, और तो और तार बांध देते हैं। घर में अगर कुत्ता घुस जाए, डंडे से मार के भगाते हो उसको। घर का तुम रजिस्ट्री करा लियो तो क्या घर तुम्हारा हो गया है? प्रकृति का है। प्रकृति के स्रोत पर सभी प्रजातियों का अधिकार एक समान। तो अब घर में से दरवाजा हटाओ, आने दो। गाय घुसा रही, घुसने दो, उसका भी अधिकार है ना भाई। कुत्ते घुसने दो, उनका भी अधिकार है। छिपकली, मच्छर को तुम लोग कछुआ छाप लगा के भगा देते हो। तुम रजिस्ट्री करा लियो घर की, तो क्या घर तुम्हारा हो गया? मच्छर का भी तो अधिकार है ना? तो अधिकार सबका क्या है? बराबर है। कितना बदमाश प्रजाति है मानव, सोचो।
दुनिया में अगर आप देखो 15 लाख से ज्यादा प्रजातियां खोजी गई हैं और भगवान ने सभी प्रजाति के भोजन पानी की व्यवस्था करी है। सभी की भोजन पानी की व्यवस्था ऊपर वाले ने करी है ना। मानव इकलौती ऐसी प्रजाति है जो भोजन के लिए कमा रही है। सोचो, अरे भाई भगवान ने पहले ही व्यवस्था करी है और तू फिर उस कितना ओछापन है। सही बात है ना। और मानव परेशान है, हाय तौबा मचाया है कि हमका हमारा नीट में सिलेक्शन हो जाए, एमबीबीएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए, क्लिनिक खोल लें और फिर बढ़िया जीवन। अरे जीवन तो वैसे ही बढ़िया बीत रहा है भाई, कभी उस जीवन को समझो। एक बार की बात है, छोटी सी 1 मिनट की कहानी है। गांव का तालाब था, तालाब के किनारे एक आम का वृक्ष था। उस आम के वृक्ष के नीचे एक निठल्ला गांव का आदमी सोया था। दोपहर का समय था। निठल्ला समझ रहे हो ना? हाँ, तुम्हारी तरह। और वहीं से साइकिल से एक गांव के पंडित जी गुजर रहे थे, ज्ञानवान व्यक्ति हमारी तरह। तो पंडित जी ने उसको देखकर बोला कि भाई यहां क्यों सो रहा है? बताओ, इतना बेकारा इंसान है, कुछ काम धाम नहीं कर रहा। बोला उससे क्या होगा? बोले अरे कुछ काम धाम कर, 2 पैसे आएंगे। बोला उससे क्या होगा? बोले पैसे आएंगे, घर बनाएगा, घर वालों को खाना पीना देगा, बढ़िया घर बनेगा। बोले उससे क्या हो? बोले बढ़िया घर रहेगा, सब अच्छा रहेगा तो आराम करना। बोले वो तो मैं अभी कर रहा हूं, इतना सब करके ही फिर मैं आराम करूं। तो कौन ज्ञानवान था? वो जो सो रहा था। इसलिए कह रहा हूं, ये सब दुनियादारी जब ना ढकोसला है। ये लोगों ने एक सिस्टम बना दिया। सोचो कितना बढ़िया था, इंसान जंगल में रहता था, गुफाओं में रहता था, पेड़ उस पे रहता था, बढ़िया कंदमूल खाता था, अपना जीवन जीता था, शिकार उकार करता था, खा पी के खत्म हो जाता था, मर जाता था। फिर एक ने सिस्टम बना दिया, नहीं अब हम पढ़ाई करेंगे और नौकरी करेंगे, कमाएंगे। अरे भाई, जो व्यवस्था प्रकृति ने पहले ही करी है, जो व्यवस्था प्रकृति ने पहले ही करी है, वो तुम व्यवस्था कर रहे हो और उसके लिए परेशान हो रहे हो। जिंदगी भर काम कर रहा है, काम में टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, बीपी बढ़ रहा है, बीपी की दवाई खा रहा है, शुगर बढ़ रहा है, शुगर की दवाई खा रहा है, फिर दोनों कम हो जा रहा है, फिर बढ़ाने के लिए कुछ खा रहा है। और फिर एक टाइम आ रहा है, भवरवा के तोहरा संग जाई। एक टाइम आया कि प्राण पखेरु सब उड़ गए। और मजे की बात यह है कि जब कोई मरता है, इसको ध्यान से सुनना, जब कोई मरता है, जब किसी की मृत्यु होती है, तो उस समय सभी जो आसपास रहते हैं बहुत दुख होता है। होता है ना, सबको बहुत दुख होता है, सब लोग रोते हैं, शोक मनाते हैं। और वो दुख 13 दिनों तक या जिसका जैसा हो, एक हफ्ता भर, महीना भर चलता है। एक समय बाद वो दुख भी खत्म हो जाता है, क्योंकि लोगों को बिना उस व्यक्ति के रहने की आदत पड़ गई, एडजस्ट कर लिया। तो यानी तुम्हारा जीवन केवल उतना ही बेटा है कि लोग तेरे ही की पूड़ी खाएंगे और बोलेंगे बड़ा बढ़िया व्यक्ति था, और उसके बाद भूल जाएंगे, है ना। तो नेकी कर, अच्छे काम करो, दुनिया याद नहीं रखेगी। ठीक है? नहीं नहीं, अच्छे काम करो, दुनिया याद नहीं रखेगी। तो ये मत सोचना कि दुनिया याद रखेगी। बस 13वीं की पूड़ी में ना पूड़ी और कद्दू की सब्जी मिल जाए, और उसमें अगर नमक ज्यादा हो गया तो लोग बोल देंगे, उनको शौक से नहीं मतलब है, नमक ज्यादा है। चलो आगे बढ़ते हैं, एथिकल आर्गुमेंट की बात करते हैं। तो लिखो कि पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रजाति, पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रजाति, पृथ्वी पर मौजूद सभी प्रजाति का एक प्राकृतिक महत्व होता है। सभी प्रजाति का एक प्राकृतिक महत्व होता है।
इसलिए ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, इसलिए ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें प्रजातियों को संरक्षित करना चाहिए। नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें प्रजातियों को संरक्षित करना चाहिए। अगली हेडिंग डालो, जैव विविधता संरक्षण के प्रकार। जैव विविधता संरक्षण के प्रकार। जैव विविधता संरक्षण के प्रकार। तो कितने तरह से हम जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं भाई? 2 तरह से। कितने तरह से? 2 तरह से। टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन। पहला है इन सीटू कंजर्वेशन, जिसे कहते हैं ऑन साइट, और दूसरा है एक्स सीटू कंजर्वेशन, या ऑफ साइट। इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन, ऑन साइट और ऑफ साइट। समझने की कोशिश करते हैं। किसी की तबीयत खराब हो तो उसका 2 तरह से इलाज हो सकता है। या तो उसको अस्पताल ले जाओ, एडमिट कर दो, वहां उसे सारी सुविधाएं, डॉक्टर वगैरह मिल रहा है, इलाज हो रहा है, ठीक हो जाएगा। या अस्पताल की सारी सुविधाओं को घर में ले आओ कि उसका इलाज घर में हो, डॉक्टर घर पे आए, दवाइयां वगैरह सब कुछ घर पे आए, यही इलाज हो। यदि व्यक्ति का इलाज उसके घर में होता है, प्राकृतिक आवास में होता है, जहां वो रहता है वहीं होता है, यानी जहां, यदि जैव विविधता का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास में होता है तो उसे कहा जाता है इन सीटू। और अगर उसको कहीं बाहर ले जाकर किसी दूसरे आवास में रखा गया, किसी दूसरी जगह पर रखा गया जो उसका प्राकृतिक आवास नहीं है, तो उसे कहा जाता है एक्स सीटू। अस्पताल में ले जाकर इलाज कराया तो क्या हो गया? एक्स सीटू। घर में डॉक्टर को बुला के इलाज कराया, क्या हो गया? इन सीटू। यदि संरक्षण अपने प्राकृतिक आवास में होता है तो उसे कहते हैं इन सीटू, और यदि संरक्षण प्राकृतिक आवास के बाहर होता है तो उसे कहते हैं एक्स सीटू। तो पहली हेडिंग डालो, इन सीटू कंजर्वेशन। पहली हेडिंग डालेंगे इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन लिखो, यदि जैव विविधता या प्रजातियों का संरक्षण, यदि जैव विविधता या प्रजातियों का संरक्षण, यदि जैव विविधता या प्रजातियों का संरक्षण, प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में, उनके प्राकृतिक आवास में किया जाए, उनके प्राकृतिक आवास में किया जाए तो उसे इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है। तो उसे इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है। ये कई प्रकार से किया जाता है, जैसे नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, हॉटस्पॉट, रिजर्व फॉरेस्ट, sacred grove and lakes,
नेचुरल मॉन्यूमेंट्स, लैंडस्केप्स इत्यादि। नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, हॉटस्पॉट, रिजर्व फॉरेस्ट, सैक्रेड ग्रोव्स एंड लेक्स, नेचुरल मॉन्यूमेंट्स, लैंडस्केप इत्यादि। एक सामान्य व्यक्ति से पूछो कि नेशनल पार्क क्या होता है तो कहेगा जंगल। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या अभ्यारण्य जिसे कहते हैं क्या होता है तो बोलेगा जंगल। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? जंगल। हॉटस्पॉट क्या होता है? जंगल। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? जंगल। सैक्रेड ग्रूव्स में क्या पाए जाते हैं? जंगल। लैंडस्केप क्या होता है? जंगल। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए सब क्या है? जंगल। लेकिन हमारे लिए सब क्या है? अलग अलग। क्या अलग है इनमें जानने की कोशिश करते हैं। पहली हेडिंग डालो नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। पहली हेडिंग नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान से सुनो भाई। एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र, एक जंगल था जिसको संरक्षित कर दिया गया। ये किसके अधिकार में आता है? केंद्र सरकार के। इसका प्रबंधन कौन करता है? राज्य सरकार। इसका मालिक कौन? केंद्र सरकार। मैनेजमेंट कौन करता है? राज्य सरकार। और नेशनल पार्क की वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है, पूर्ण निर्धारित सीमा होती। चाहे वो सीमा पत्थर की बनाई गई हो या खंभे गाड़े गए हो, लेकिन उसकी बाउंड्री बनाई जाती है। और किसी भी व्यक्ति को उस बाउंड्री के अंदर बिना अनुमति के प्रवेश करना वर्जित है। कि आप नेशनल पार्क में ऐसे नहीं चलते फिरते चलो यार घूम आए थोड़ा, नहीं केवल शेर नहीं, कोई भी नेशनल पार्क। आप यहां पर जमीन नहीं खरीद सकते, खेती नहीं कर सकते, घर नहीं बना सकते, टहलने घूमने नहीं जा सकते। ये इसके नियम है। जाने के लिए अनुमति लगेगी, अनुमति के लिए पैसा लगेगा, टिकट लगेगा। कुछ ऐसे नेशनल पार्क भी हैं कि उनके बीच से रोड गुजरती है। बोलो सर अब तो मिल गया मौका। रोड गुजरती है लेकिन आपको रोड पे रुक रुक कर गाड़ी से उतरने की अनुमति नहीं। आप रोड गुजरती है, आप भी गुजरिए। ऐसा नहीं कि रुके और चलो यार थोड़ा अंदर आ तो गए हैं, थोड़ा घूम के आ जाए। रोड के भी दोनों तरफ जो है ना, उसकी ईंट पत्थर की दीवार बनी रहती कि भाई उतरना है तो इसके इधर नहीं जाना। एक तो उतरना नहीं है, मान लो गाड़ी वाड़ी खराब हो गई, उतर गए हो तो न इधर जाओगे न इधर जाओगे। कोई पेड़ अगर गिरेगा रोड पे तो आप उसको नहीं कि पेड़ गिर गया काट लो ले जाओ, नहीं। वो पेड़ को किनारे करके छोड़ देंगे, वो वहीं सड़ेगा, गलेगा, खराब हो जाएगा। लेकिन आप वहां से कोई भी पत्ती तक, तो पेड़ तो बहुत दूर की बात है, पत्ती भी आप वहां से अपने घर नहीं ले जा सकते। इसे कहते हैं नेशनल पार्क। भोपाल में शहर के बीचों बीच एक है वन विहार नेशनल पार्क। वन विहार सुना है ना? वो राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में इस समय वर्तमान 2025 की बात कर रहा हूं, 106 नेशनल पार्क है। कितने? 106। लिखो। एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र, एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र जिसकी पूर्ण निर्धारित सीमा होती है। एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र जिसकी पूर्ण निर्धारित सीमा होती है, जिसकी पूर्ण निर्धारित सीमा होती है।
जिसकी पूर्ण निर्धारित सीमा होती है तथा किसी भी प्रकार का या किसी भी प्रकार की आवासीय गतिविधि, किसी भी प्रकार की आवासीय गतिविधि, कॉमा, निजी भूमि अधिग्रहण, किसी भी प्रकार की आवासीय गतिविधि, कॉमा, निजी भूमि अधिग्रहण या किसी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं होती, या किसी भी अन्य गतिविधि की अनुमति नहीं होती। ऐसा नहीं कि घुस गए और लकड़ी काट के ले जा रहे हैं, महुआ बीन के ले जा रहे हैं, आज छनेगा। आप देखो, अब ये मालूम है कि मध्य प्रदेश में जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो जनजातियां हैं, उनको एक निश्चित मात्रा में सोमरस बनाने और रखने की अनुमति होती है। कोई बता सकता है मुझे वो मात्रा कितनी है? किसी को मालूम है कि मध्य प्रदेश में कुछ ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जनजातियां हैं, जिनको घर में वो बना लेते हैं सोमरस, महुआ से या और भी जो भी है, और महुआ से ही बनाते हैं ना। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? अंगूर कहाँ हो रहा है मध्य प्रदेश में? महुआ से बनता है। मेरे ख्याल से 5 लीटर तक रखने की अनुमति होती है। हाँ हाँ, बताओ भाई, तुम्हें नहीं पता? मुझको जहां तक मालूम है, एक मेरी स्टूडेंट थी 2-3 साल पहले, तो उसने बताया कि सर हमारे यहाँ तो बनता है। हमने कहा चलो आएंगे किसी दिन। फिर मतलब मौका ही नहीं हो पाया कि जाए। हमने कहा मुझे वो प्रोसेस देखना है कि वो जो बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, वो प्रोसेस कैसा है। यहाँ है अनुमति, लोग वो देसी जिसको बोलते हैं, कच्ची कच्ची बोलते हैं। हाँ, सबको मालूम है, बस बोल कोई नहीं रहा है ना। कितनी शानदार व्यवस्था है कि सरकार कहती खरीदो मत, घर में बना लो। खरीदोगे महंगा पड़ेगा, लेकिन ये सभी को अधिकार नहीं है भाई। तो ऐसा नहीं तुम करने शाम को बैठे और डिस्टिलेशन करने लगे। वहां पे केमिस्ट्री में पढ़े हो ना, डिस्टिलेशन, वही प्रोसेस होता है। और 5 लीटर तक अनुमति रहती है, जहां तक मुझे। क्यों रहती है? अरे सुना तो होगा आसपास, नहीं मालूम? मालूम है, सब मालूम बोल नहीं रहा है कोई। बताओ। चलो, तो नेशनल पार्क ये हो गया। लिखो, वर्तमान में भारत में 106 बातें नहीं, वर्तमान में भारत में 106 नेशनल पार्क उपस्थित हैं। उदाहरण, वन विहार नेशनल पार्क। भारत में 106 नेशनल पार्क उपस्थित हैं। उदाहरण लिख लो, वन विहार नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। कहाँ है कान्हा नेशनल पार्क? मंडला डिस्ट्रिक्ट लगता है मध्य प्रदेश में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। आगे बढ़ेंगे, इनको देखेंगे। तो अभी ये हो गया बेसिक जानकारी किसके बारे में? नेशनल पार्क के बारे में। दूसरा लिखो, सेंचुरीज। वन्य अभ्यारण्य कहा जाता है इन्हें, सेंचुरीज। वन्य अभ्यारण्य, सेंचुरीज को क्या बोलते हैं? वन्य अभ्यारण्य। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है या बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है। ये भी नेशनल पार्क की तरह ही संरक्षित क्षेत्र होता है। इसकी भी
वेल डिफाइंड बाउंड्री होती है, पूर्ण निर्धारित सीमा होती है, लेकिन सेंचुरी के अंदर घर बना सकते हो, जमीन खरीद सकते हो, खेती कर सकते हो, सामान्य गतिविधियां कर सकते हो, जब तक आप अपनी गतिविधियों से वहां पाए जाने वाले जीव जंतुओं को प्रभावित नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं कि फैक्ट्री लगा दी और धुआं उड़ा रहे हो, जंगल को काट रहे हो, तो ऐसी गतिविधियां नहीं कर सकते जिससे वहां के वन्य जीवन को हानि हो। लेकिन आप जमीन खरीद सकते हो। कई वन्य अभयारण्य है जहां पर गांव अंदर है, सेंचुरी के अंदर गांव है। रातापानी सेंचुरी सुना है? रातापानी अब्दुल्लागंज से लेकर सलकनपुर तक आप जाओ और फिर इधर बाड़ी बरेली तक जाओ, वो पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके अंदर ही गांव है, सैकड़ों गांव है, खेती है लोगों की, इंडस्ट्रियल एरिया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, औद्योगिक क्षेत्र भी है। तो यहां पर उतनी सख्ती नहीं होती जितनी नेशनल पार्क में होती है। और भारत में 573, ये 2025 का डेटा बता रहा हूं, ये हर साल डेटा बदलता है, 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वर्तमान में उपस्थित है। लिखो कि ऐसे संरक्षित क्षेत्र जिनको जंतुओं की सुरक्षा के लिए, ऐसे संरक्षित क्षेत्र जिनको जंतुओं की सुरक्षा के लिए, जिनको जंतुओं की सुरक्षा के लिए जिनको जंतुओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, यहां आवासीय गतिविधि, यहां आवासीय गतिविधि कॉमा निजी भूमि अधिग्रहण, यहां आवासीय गतिविधि कॉमा निजी भूमि अधिग्रहण, निजी भूमि अधिग्रहण, आवासीय गतिविधि कॉमा निजी भूमि अधिग्रहण इत्यादि की अनुमति है, इत्यादि की अनुमति है जब तक वन्य जीवन प्रभावित नहीं हो रहा है। अनुमति है जब तक वन्य जीवन प्रभावित नहीं हो रहा, जब तक वन्य जीवन प्रभावित नहीं हो रहा है। लिखो वर्तमान में भारत में 573 वर्तमान में भारत में 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। कितनी है भाई? 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। अगला पॉइंट लिखो, अगली हेडिंग डालो, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व ध्यान से सुनो। ऐसे क्षेत्र जहां की जैव विविधता बाकी क्षेत्रों से अधिक होती, यानी ऐसे कुछ क्षेत्र चिन्हित किए गए पूरे देश में जिनकी जैव विविधता बाकी स्थानों से सबसे अधिक है और उनको संरक्षित किया जाता है और उन्हें कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व की क्या खास बात है कि बायोस्फीयर रिजर्व में 3 संरक्षित क्षेत्र पाए जाते हैं। कितने? 3। जैसे मान लो किसी भी एरिया को, किसी भी क्षेत्र को यदि हम बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करेंगे तो उसके 3 क्षेत्र मिलेंगे। एक जो सबसे बाहर वाला क्षेत्र मिलेगा उसे कहा जाता है ट्रांजिशन जोन। क्या बोलते हैं?
ट्रांजिशन जोन, जो बीच वाला क्षेत्र मिलेगा उसे बोलते हैं बफर जोन, और जो अंदर वाला क्षेत्र मिलेगा उसे बोलते हैं कोर जोन। तो बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा संरक्षित क्षेत्र जिसकी जैव विविधता बाकी क्षेत्रों से अधिक है, और इसमें 3 जोन बनाए गए हैं। जो बाहरी जोन है ट्रांजिशन जोन, यहां पर मानव की कुछ सीमित गतिविधियों की अनुमति होती है कि घर वगैरह बना सकते हो, टूरिज्म वगैरह कर सकते हो, घूमने फिरने आ सकते हो ट्रांजिशन जोन में। बफर जोन में केवल विशेष अनुमति के बाद ही मानव गतिविधियों को किया जा सकता है, यानी किसी शोध कार्य के लिए अगर उस क्षेत्र में जाना चाहो तो आपको शोध की अनुमति लेनी पड़ेगी, फिर आप जा सकते हो। सुरक्षा कारणों से यदि जाना चाहें, सुरक्षा कारणों मतलब अपनी जान बचाने के लिए नहीं, जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए वन विभाग के सुरक्षा कर्मी यदि जाना चाहें तो जा सकते हैं। कोर जोन में किसी भी प्रकार की मानव गतिविधि की अनुमति नहीं होती, कोर जोन में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। आई बात समझ में? तो लिखो कि अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र, अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में, क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में संरक्षित किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में संरक्षित किया जाता है। अगला पॉइंट, इसमें 3 जोन पाए जाते हैं। इसमें 3 जोन पाए जाते हैं। ये डायग्राम बना लो फिर लिखो। इसमें 3 जोन पाए जाते हैं। ऐसा गोला गोला 3 बना लो और फिर उसके बारे में लिखो, जल्दी बनाओ। इसमें 3 जोन पाए जाते हैं, डायग्राम बना लो। पहला लिखो ट्रांजिशन जोन। पहला लिखो ट्रांजिशन जोन। इसमें आवास एवं कुछ मानवीय गतिविधि की अनुमति होती है। ट्रांजिशन जोन, इसमें आवास एवं कुछ मानव गतिविधि की अनुमति होती है। अनुमति होती है। दूसरा लिखो बफर जोन। बफर जोन, इसमें केवल सीमित कार्य जैसे अनुसंधान इत्यादि, बफर जोन में लिखना है, इसमें केवल सीमित कार्य जैसे अनुसंधान इत्यादि, सीमित कार्य जैसे अनुसंधान इत्यादि के लिए मानव प्रवेश की अनुमति होती है। अनुसंधान इत्यादि के लिए मानव प्रवेश की अनुमति होती है। मानव प्रवेश की अनुमति होती है। तीसरा लिखो कोर जोन। इसमें किसी भी प्रकार के मानव हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होती। इसमें किसी भी प्रकार के मानव हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होती। किसी भी प्रकार के मानव हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होती है। अगला पॉइंट स्टार लगा के, वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व, वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व उपस्थित हैं। वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व उपस्थित हैं।
वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व उपस्थित हैं। कितने उपस्थित हैं? 18, जिसमें से 3 मध्य प्रदेश में है। जिसमें से 3 मध्य प्रदेश में है। कौन कौन से 3 है भाई? पचमढ़ी, पन्ना और अमरकंटक। लिख लो। जिसमें से 3 मध्य प्रदेश में है, पचमढ़ी, पन्ना और अमरकंटक। पचमढ़ी, पन्ना और अमरकंटक। अगली हेडिंग डालो, हॉटस्पॉट। अगली हेडिंग हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या है सर? मोबाइल में एक फीचर है जिसको चालू कर देते हैं तो इंटरनेट जो है बांट सकते हैं, वाईफाई बांट सकते हैं, उसको कहते हैं हॉटस्पॉट। नहीं बोलते बेटा उसको हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या होता है? पूरी दुनिया में, ध्यान से सुनना, पूरी दुनिया में ऐसे जो क्षेत्र जहां की जैव विविधता सबसे अधिक है, पूरी दुनिया में ऐसे क्षेत्र जिनकी जैव विविधता सबसे अधिक है, जहां ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो कहीं और नहीं पाई जाती, उन्हें कहा जाता है हॉटस्पॉट। और एनसीईआरटी के अनुसार पूरी दुनिया में 34 हॉटस्पॉट उपस्थित हैं, लेकिन वर्तमान में 38 संख्या है इनकी। कितनी है? एनसीईआरटी में 34 लिखा है, वर्तमान में 38 है, 3 भारत में है। तो लिखो कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र अड़तीस नहीं 36 है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र जहां जहां स्थानीय प्रजातियां उपस्थित हैं, जहां स्थानीय प्रजातियां उपस्थित हैं जो कहीं और नहीं पाई जाती, जहां स्थानीय प्रजातियां उपस्थित हैं जो कहीं और नहीं पाई जाती, स्थानीय प्रजातियां उपस्थित हैं जो कहीं और नहीं पाई जाती। अगला पॉइंट लिखो, पूरे विश्व में 36 बायोस्फीयर रिजर्व, पूरे विश्व में 36 बायोस्फीयर रिजर्व उपस्थित हैं। और सॉरी, हॉटस्पॉट। पूरे विश्व में, मैंने हॉटस्पॉट बोला, बायोस्फीयर रिजर्व बोला, हॉटस्पॉट कर लो, हॉटस्पॉट। पूरे विश्व में 36 हॉटस्पॉट उपस्थित हैं। एनसीईआरटी के अनुसार 34, ब्रैकेट में ना, एनसीईआरटी के अनुसार 34। पूरे विश्व में 36 हॉटस्पॉट उपस्थित हैं, ब्रैकेट में ना, एनसीईआरटी के अनुसार 34, क्योंकि एनसीईआरटी 2019 का डेटा लेकर चल रही है और हम 2025 की बात कर रहे हैं। एनसीईआरटी के अनुसार 34। अगला पॉइंट लिखो, 3 भारत में उपस्थित हैं, 3 भारत में उपस्थित हैं। अब 3 हॉटस्पॉट जो है वो भारत में है। कैसे हैं भाई? ध्यान से सुनना, कहां कहां है। एनसीईआरटी में जो लिखा है वो समझने की कोशिश करना। आपने भारत का नक्शा देखा है? ऐसा कुछ समझ लो, ऐसा होता है। तो 3 हॉटस्पॉट कहां पर हैं? ध्यान से सुनना। एक जो है, ये जो पूर्वोत्तर वाला भाग है, नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं इसे, और इसके बगल में एक देश पड़ता है जिसे बोलते हैं म्यांमार, और इसको बर्मा भी कहा जाता है। पुराने जमाने में इसे रंगून कहते थे। रंगून सुना है ना, गाना, बहुत पुराना। पहले ये भारत का भाग था। जब भारत आजाद हुआ था तब म्यांमार भारत का हिस्सा था,
हमारे जो उस समय प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको अलग कर देते हैं। अगर होता, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था ये, अभी भी है लेकिन तब ज्यादा रहता। तो ये वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं इंडो बर्मा रीजन। भारत और बर्मा का जो संयुक्त क्षेत्र है ये एक हॉटस्पॉट है। एक आ जाएगा ये, जिसको बोलते हैं इंडो बर्मा रीजन। ठीक है। दूसरा है हिमालयन क्षेत्र, हिमालय वाला जो क्षेत्र है। अब हिमालय क्षेत्र कश्मीर से लेकर तिब्बत में भी कुछ भाग पड़ता है, नेपाल में भी पड़ता है, कुछ भाग यहां तक जाता है, पूर्वोत्तर तक जाता है, हिमालयन क्षेत्र। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तो एक हो गया इंडो बर्मा क्षेत्र। इसमें ऐसा नहीं समझना कि इंडिया वाला अलग है बर्मा वाला अलग, नहीं, ये दोनों संयुक्त है, क्योंकि प्रकृति की कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होती, प्रकृति की कोई राजनीतिक सीमा नहीं होती। दूसरा है हिमालय वाला क्षेत्र। और तीसरा जो मिलता है वो है पश्चिमी घाट, इसके साथ साथ तो वेस्टर्न घाट से लेकर श्रीलंका तक का जो भाग है ये एक, तो ये भी आ जाता है संयुक्त रूप से, वेस्टर्न घाट से श्रीलंका। इसमें ऐसा मत समझना कि वेस्टर्न घाट अलग है श्रीलंका अलग है, ये संयुक्त रूप से एक हॉटस्पॉट बनाते हैं। तो लिखो नंबर 1 इंडो बर्मा क्षेत्र। भारत में 3 पाए जाते हैं। नंबर 1 इंडो बर्मा क्षेत्र, नंबर 1 इंडो बर्मा क्षेत्र। नंबर 2 हिमालयन क्षेत्र, नंबर 1 इंडो बर्मा क्षेत्र, नंबर 2 हिमालयन क्षेत्र, नंबर 1 इंडो बर्मा क्षेत्र, नंबर 2 हिमालयन क्षेत्र, और नंबर 3 पश्चिमी घाट से श्रीलंका, वेस्टर्न घाट से श्रीलंका, वेस्टर्न घाट से श्रीलंका। अगली हेडिंग डालो, रिजर्व फॉरेस्ट, आरक्षित वन। अगला लिखो रिजर्व फॉरेस्ट, आरक्षित वन, रिजर्व फॉरेस्ट, आरक्षित वन। रिजर्व फॉरेस्ट, आरक्षित वन। ध्यान से सुनो, यदि किसी एक जंतु की प्रजाति के लिए या किसी एक प्रजाति के लिए किसी क्षेत्र को वन के रूप में आरक्षित किया जाए तो उसे कहते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। अगर टाइगर की सुरक्षा के लिए उस जंगल को आरक्षित किया गया है तो उसे टाइगर रिजर्व बोलते हैं। आई बात समझ में? तो लिखो यदि किसी एक प्रजाति के लिए, या ऐसा लिखना, यदि किसी एक प्रजाति की सुरक्षा के लिए, यदि किसी एक प्रजाति की सुरक्षा के लिए किसी वन को आरक्षित किया जाए, यदि किसी एक प्रजाति की सुरक्षा के लिए किसी वन को आरक्षित किया जाए, सुरक्षा के लिए किसी वन को आरक्षित किया जाए तो उसे रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं, तो उसे रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं, तो उसे रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। जैसे टाइगर रिजर्व, जैसे टाइगर रिजर्व, लिखो 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1973 को टाइगर के संरक्षण के लिए
1 अप्रैल 1973 को टाइगर के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत 27 टाइगर रिजर्व, जिसके अंतर्गत 27 टाइगर रिजर्व, जिसके अंतर्गत 27 टाइगर रिजर्व चिन्हित किए गए थे। 27 टाइगर रिजर्व चिन्हित किए गए थे। वर्तमान में इनकी संख्या 55 है। तो 1973 में जब इनकी स्थापना हुई थी तब कितने थे? 27। बढ़ते 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 अभी कितने पहुंच गए हैं? 55। जैसे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, किसकी बात करें? भोपाल की बात कर लेते हैं। तो यहां से आप अगर अब्दुल्लागंज जाओ तो वहां पे देलावाड़ी नाम से जगह पड़ती है। देलावाड़ी भी एक टाइगर रिजर्व है। रातापानी को भी अभी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। फिर बैतूल के रास्ते पे आप आगे बढ़ते जाओ तो भौरा टाइगर रिजर्व पड़ता है। ठीक है, तो जहां पर बाघ पाए जाते हैं और उनकी संख्या एक सीमा से अधिक होती है तो उन्हें संरक्षित करने के लिए उन्हें टाइगर रिजर्व कहते हैं। वर्तमान में कितने हैं? 55। सबसे नया जो जुड़ा है वो रातापानी टाइगर रिजर्व है। अभी ये जुड़ा है नवंबर में। रातापानी टाइगर रिजर्व जो है ये नवंबर में टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। उससे पहले ये केवल क्या था? सेंचुरी। अब ये सेंचुरी भी है और टाइगर रिजर्व भी है। अगला हेडिंग लिखो, सैक्रेड ग्रूव्स एंड लेक्स। अगला लिखो, सैक्रेड ग्रूव्स एंड लेक्स। सैक्रेड ग्रूव्स एंड लेक्स। सैक्रेड ग्रूव्स एंड लेक्स को समझो। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखो क्या होता है कि भारत में ऐसा बहुत समय से चल रहा है कि जब प्रकृति को सुरक्षित करना हो या जैव विविधता को सुरक्षित करना हो तो उसको धार्मिक महत्वता दे देते हैं। क्या दे देते हैं? धार्मिक महत्वता। अब धार्मिक महत्वता दे दो तो वो चीज अपने आप क्या हो जाती है? संरक्षित हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा नदियों को देवी माना गया है। भारत में नदियों को देवी माना गया है। जैसे नर्मदा, बोलते ना मां नर्मदा, पूजनीय नदी माना जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, और तीनों जहां मिलते हैं संगम, त्रिवेणी संगम। तो वो क्या है? धार्मिक आस्था का केंद्र है और इसकी वजह से वो जगह क्या हो गई है? संरक्षित। ऐसे कई जंगल हैं। जैसे वृंदावन जाओ कभी तो वहां पर एक निधि वन है, संरक्षित है। आप कई ऐसे पहाड़ हैं जहां पर किसी देवता या देवी का मंदिर है, इसलिए वो पहाड़ ही, वो एरिया क्या हो गया? संरक्षित हो गया। मैहर जाओ, मैहर गए हो कभी? कितने लोग गए हैं? त्रिकूट पर्वत, कौन सा पर्वत है? त्रिकूट पर्वत। तो वो पर्वत ही क्या हो गया? संरक्षित हो गया। ऐसे ही वैष्णो देवी, अमरनाथ,
तो धार्मिक महत्वता दे देते हैं तो वो प्रकृति का जो भाग है वो अपने आप क्या हो जाता है, सुरक्षित। जैसे बोलते हैं कि पीपल का पेड़, ऐसा कहा जाता है रात को पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, दिन में जाओ। दिन में वही लोग पूजा पाठ करते दिखते, मतलब दिन में वहां देवता रहते हैं और रात को कोई और आ जाता है। कारण क्या रहा? कारण इसका समझो, कारण ये था कि दिन में पेड़ चोरी नहीं होता था, रात को लोग आते थे चोर, पेड़ काट के ले जाते थे। तो लोगों ने कहा कि यार ऐसा करो कि लोग रात को आने से डरे। ऐसा कुछ किया होगा, चोर आए होंगे, दो चार लोग पेड़ पे रात को चढ़े होंगे, डरा वरा दिया होगा। फिर ये हवा फैल गई कि अरे रात को पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाते, ऊपर भूत बैठे रहते। अब इससे क्या हुआ, रात को जो पेड़ काटने के लिए जो चोरी हो रही थी उसको रोक लिया, कम कर लिया। तो उसको धार्मिक मत, दिन भर उसको जो है जो धागे से बांध दो, दिन भर उसको धागे से बांध दो। मैंने तो देखा अभी, कुछ चीजें ठीक है लेकिन कुछ चीजें बहुत गलत है। मैंने अभी देखा इसी भोपाल शहर में कुछ ऐसी कॉलोनियां हैं जिन कॉलोनियों में रोड बनी, रोड के बीच में डिवाइडर बना और डिवाइडर पे मंदिर बना। पहले नहीं था। रोड बनने के, डिवाइडर बनने के बाद वहां मंदिर बना और वहां लाइन से मंदिर है डिवाइडर पे ही। हमने कहा रे यार, मंदिर होना बाहर बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम घर के भगवान को निकालकर रोड पे रख दिए हो, ये गलत बात है। भगवान का स्थान डिवाइडर नहीं है। भक्ति ज्यादा उमड़ रही है, 1 एकड़ खेत खरीद के उसको मंदिर के रूप में स्थापित करो। डिवाइडर पे अपने रह रहे हैं 600 स्क्वायर फीट के, और वहां भगवान के लिए 2 स्क्वायर फीट की जगह भी नहीं, उनको निकाल के रख दिया रोड पे, कहा डिवाइडर पे, और मंदिर बना दिया। घर में भगवान के लिए जगह नहीं है, रोड पे रखे। ये गलत है। ये भगवान का उपयोग आस्था के लिए करो, कब्जा करने के लिए नहीं कि ये जमीन है, सरकारी जमीन है, फालतू पड़ी, हम मंदिर बना देते हैं, कब्जा हो गया हमारा। और फिर जब सरकार इस पे कार्रवाई करती है तो लोग बोलते हैं कितनी अधर्मी सरकार है, मंदिर तोड़ दिया। अरे भाई, मंदिर तोड़ दिया, उसका उद्देश्य देखो। अभी मैं बनारस की तुमको बात बताता हूं, बनारस में क्या हुआ। अभी गए हो कुछ लोग बनारस, तो जो वहां पर एक शिव जी का मंदिर था, है अभी है, जब उस मंदिर के आसपास के क्षेत्र को चौड़ा करने की बात चली तो पता चला कि वो आसपास का क्षेत्र जो था, लोगों के घर थे, वो घर नहीं थे। आसपास सैकड़ों मंदिर थे और लोगों ने मंदिर के चारों तरफ बाउंड्री बना के अपना घर बना लिया था। हजारों साल पुराने मंदिर थे, एक मंदिर नहीं था, वहां करीब 500 मंदिर थे आसपास। और जो वहां रहने वाले लोग थे उन्होंने क्या किया, जब मान लो ये एक मंदिर है, उसके चारों तरफ बाउंड्री बना ली और एक कमरा बना लिया। अब बोल रहे हैं कि हमारा घर है और घर में मंदिर, जबकि घर नहीं था। पुराने समय से वो क्या था, मंदिर, हजारों साल पुराना। अब उस क्षेत्र को खाली करवाना था, तो हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने सबके घर में से मंदिर जो है, सबके घर में घुसे और मंदिर में से जो भी देवता की मूर्ति थी उनको निकाला और सबको ले जाके वहीं गंगा जी में अंदर रखवा दिया कि इनको यहीं रहने दो। और फिर सबके जो कब्जा था लोगों का उसको तोड़ डाला, मंदिर चौड़ा हो गया। और जब चौड़ा हो गया, विश्वनाथ जी का मंदिर बना, तो फिर जो नदी में जिनको मूर्तियां जो रखी थी उनको निकाला
और फिर ले जाके उस मंदिर में स्थापित करवा दी। सैकड़ों सैकड़ों मूर्तियां मिली हैं जो हजारों वर्ष पुरानी, 1-2 वर्ष, 100-200 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष पुरानी, छुपे हुए मंदिर लोगों के घरों में, कमरे के अंदर। उसको लोगों ने निजी संपत्ति बना लिया था, वो निजी संपत्ति नहीं थे। लेकिन सोचो कितना बेहतरीन दिमाग। बोले हम मूर्तियां निकाल के कहीं रखेंगे तो उनकी मतलब उनका तिरस्कार होगा, उनकी बेअदबी होगी, अपमान होगा। तो बोले मूर्तियों को निकालो, गंगा जी में नीचे डुबा के रख दो 1-2 साल, और जब मंदिर बन गया तो फिर उन मूर्तियों को निकाल के स्थापित कर दी। तो ये कहा जाता है कि धार्मिक महत्वता और उसका अपने लाभ के लिए उपयोग, वो दो अलग चीजें हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि प्रकृति को धार्मिक महत्वता दे दी। एक इससे बड़ा मैं परेशान हूं कि लोग पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ का जो फूल पत्ती माला वाला जो होता है उसको बनाते हैं गठरी और ले जाके, गंगा जी कहां यहां मिल रही हैं? हर जगह गंगा जी थोड़ी हैं। आसपास जो भी तालाब होगा, जो भी कुआं होगा, जो भी नदी होगी, उसी में ले जाके फेंक देते हैं। कितनी गलत बात है। आप उसको अपने ही घर के आसपास किसी पेड़ के नीचे जब मिट्टी खोद के वहां पर उसको दबा दो, वो डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन ना, उसमें अगरबत्ती की पॉलिथीन भी रहेगी, लड्डू जो चढ़ाया था उसका नीचे छिलका भी रहेगा, सब बनाएंगे अपना घर साफ रहे और फेंक दो। अभी खैर वो आगे की बात करेंगे। तो यहां पर लिखो कि प्रकृति या जैव विविधता के संरक्षण के लिए, प्रकृति या जैव विविधता के संरक्षण के लिए उसे धार्मिक महत्वता भी दे देते हैं, जिससे उसे धार्मिक महत्वता भी दे देते हैं जिससे जैव विविधता संरक्षित हो जाती है। उसे धार्मिक महत्वता भी दे देते हैं जिससे जैव विविधता संरक्षित हो जाती, जिससे जैव विविधता संरक्षित हो जाती है, जिससे जैव विविधता संरक्षित हो जाती है। क्या संरक्षित हो जाती है भाई? जैव विविधता संरक्षित हो जाती है। उदाहरण नंबर 1, मेघालय में उपस्थित काशी और जैंतिया पहाड़ियां, मेघालय में उपस्थित काशी और जैंतिया, मेघालय में उपस्थित काशी और जैंतिया पहाड़ी या पहाड़ियां। दूसरा लिखो, राजस्थान में उपस्थित अरावली पर्वत श्रृंखला, राजस्थान में उपस्थित अरावली पर्वत श्रृंखला, राजस्थान में उपस्थित अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला उदाहरण, कर्नाटक और महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट क्षेत्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट क्षेत्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र का पश्चिमी घाट क्षेत्र। उदाहरण 4, 3 हो गए। चौथा लिखो, सरगुजा, सरगुजा, सरगुजा सुने? छत्तीसगढ़ का एक जिला है अंबिकापुर। उस अंबिकापुर में एक संरक्षित क्षेत्र है जिसे सरगुजा, पहले के समय में एक राजा की रियासत थी, ठीक है, उसका नाम है सरगुजा। तो लिखो कि
सरगुजा कॉमा चंदा एवं बस्तर, सरगुजा कॉमा चंदा एवं बस्तर, बस्तर सुना है ना बस्तर? हाँ, जैसे आप छत्तीसगढ़ का यदि नक्शा देखो छत्तीसगढ़ का, तो इधर मिलेगा सरगुजा, इधर मिलेगा चंदर और इधर मिलेगा चंदा और बस्तर, सरगुजा चंदा और बस्तर। तो सरगुजा चंदा एवं बस्तर का वन क्षेत्र, का वन क्षेत्र, अब ध्यान से सुनो, बस्तर वाला जो क्षेत्र है ये भयानक जंगल वाला क्षेत्र है और इसका उल्लेख महाभारत के समय और रामायण के समय भी आता है। रामायण के समय क्या होता था कि जो अपराधी होते थे, किसी ने कोई अपराध किया तो उसको उठाकर यहां छोड़ देते थे और इस जंगल का नाम था दंडकारण्य। क्या नाम है? दंडकारण्य, इसका नाम ही है दंडकारण्य के जंगल। तो इसका उल्लेख रामायण में भी है कि दंडकारण्य मतलब ऐसा जंगल जहां लोगों को दंड के रूप में, जैसे काला पानी की सजा होती थी ना, तो अभी होती थी, पहले क्या करते थे, इसी जंगल में ले जाके छोड़ देते थे। बहुत वहां का जीवन बहुत जीवट था, सामान्य जीवन नहीं था। जब श्री राम और लक्ष्मण अपनी वनवास यात्रा पर गए थे तो यही वो क्षेत्र है जहां पर उन्होंने राक्षसों का संहार किया था। दंडकारण्य के जंगल में ही कई ऐसे राक्षस मिले थे जिनको उन्होंने मारा था और संहार किया था। और इसका उल्लेख ऐसे आता है कि आप देखोगे ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, इसके ठीक ऊपर यहाँ पर चित्रकूट मिलता है। तो यहां से छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है दंडकारण्य होते हुए महाराष्ट्र और फिर पुरी में वो है ना जगन्नाथपुरी, वो शंकर जी का मंदिर, क्या नाम है? रामेश्वरम। तो रामेश्वरम तक का जो मार्ग है वो मिलता है। तो यही वो क्षेत्र है जहां पर बोला जाता है कि राक्षस और दानव निवास करते थे, दंडकारण्य। अब वहां नक्सली पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? नक्सली। अब देखो, अब बहुत सारी चीजें हैं। नक्सल समस्या को आप लोग जानते हो? नक्सल समस्या कितने लोग जानते हो? नक्सल समस्या हमारे देश की, जैसे हमारे देश में ना आंतरिक स्तर पर अलग अलग क्षेत्र में कई ऐसी समस्याएं चल रही हैं। फिर आते हैं भारत के नक्शे पे। ये वाला जो क्षेत्र है यहां आतंकवादी चल रहे हैं। ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर अलगाववादी चल रहे थे, बोडो और तमाम ऐसे उल्फा, कई ऐसे आतंकी गुट थे। बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना तक का ये जो क्षेत्र था ये नक्सल समस्या से प्रभावित था। नक्सल असल में नक्सल कुछ है नहीं, बिहार का एक गांव है जिसका नाम है नक्सल। बिहार में एक गांव है जिसका नाम है नक्सल और इस समस्या की शुरुआत उसी गांव से हुई, बहुत छोटे स्तर से। तो जो उस कारण को लेकर जो आगे बढ़े उनको बोला गया नक्सली। हालांकि नक्सली सही शब्द नहीं है, क्योंकि जो नक्सली होते हैं वो चाइना जानते हो? चाइना के एक शासक रहे हैं माओ। जैसे हमारे यहाँ जब जवाहरलाल नेहरू थे तो वहां पर उनके शासक थे माओ, और माओ ने अपने नियम बनाए थे जो हम बोले तो कम्युनिस्ट नियम थे, वामपंथी नियम थे, और उन नियमों को मानने वाले कहलाते हैं माओवादी, और उन्हीं को हम नक्सली कहते हैं। और वो अपने आप को माओवादी कहते हैं कि वो माओ के नियम। अब माओ का नियम तो चाइना का है, चाइना का नियम भारत में कैसे चलेगा?
भारत में तो भारत का संविधान चलेगा ना। तो इसीलिए उनके वैचारिक मतभेद हमारी सरकार के साथ है, और उस वैचारिक मतभेद में, ये वैचारिक मतभेद आज से नहीं है, 100 साल से है। ये जियो पॉलिटिक्स का हिस्सा है, इसको जब आप आगे पढ़ोगे तब उतना जानोगे। मैंने बस बता दिया कि ये समस्या क्या है, और सबके अपने विचार होते हैं। हर व्यक्ति सरकार की योजनाओं से सहमत नहीं होता। सबको डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, लोकतंत्र सबको नहीं चाहिए। कुछ लोग तानाशाही के सपोर्ट में भी रहते हैं, जैसे चाइना। चाइना जो है भाई, एक ही नियम सब पे सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। चाइना में जो लोग रहते हैं, वो वहां पर जो सरकार है वो कम्युनिस्ट सरकार है। कम्युनिस्ट का मतलब होता है वामपंथी सरकार, जो एक तरह की तानाशाही प्रवृत्ति को सपोर्ट करती। हालांकि हो सकता है मैं भी गलत हूं, क्योंकि मुझे भी उसकी पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जानकारी का एक जो है अंबार है, जिसको पढ़ना पड़ेगा। और मैंने भी पूरा नहीं पढ़ा है कि मैं बोलूं कि मैं उस योग्य नहीं हूं कि मैं आपको कम्युनिस्ट विचारधारा के बारे में समझा पाऊं। कुछ चीजों में ये विचारधारा बहुत अच्छी लगती है मुझको। कम्युनिस्ट विचारधारा कहती है, जैसे एक वक्तव्य किसी का आया था कि कम्युनिस्ट विचारधारा कहती है कि देश में सब लोग बराबर होने चाहिए, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छी विचारधारा है, लेकिन जितने देशों में उन्होंने इस चीज को प्रयास किया, कहीं वो सफल नहीं हुए। बोले देश में सब लोग एक जैसे होने चाहिए, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, तो उन्होंने सबको गरीब कर दिया, अब सब बराबर है। जिस देशों में ऐसा हुआ है वहां की बात बता रहा हूं मैं। उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया वामपंथी विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा वाला देश है। तो देश जो है ना, ऐसे दो भागों में बटा हुआ है। एक जिनको लेफ्टिस्ट बोलते हैं, यही होते हैं लेफ्टिस्ट, कम्युनिस्ट, वामपंथी विचारधारा वाले, और दूसरे जिनको राइटिस्ट कहा जाता है। राइटिस्ट वो होते हैं जो खुले विचारों वाले होते हैं, पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट कहा जाता है उन्हें। तो एक होते हैं जो कहते हैं नहीं सब समान है, सबको अधिकार एक जैसा मिले। एक कहते हैं नहीं, वीआईपी कल्चर अलग होना चाहिए, वीआईपी लाइन होनी चाहिए। पैसा चाहिए ना भाई देश चलाने के लिए, वीआईपी लाइन का टिकट लगाओ। जो वीआईपी, अच्छा तुम ज्यादा वीआईपी हो, 2 लाख का टिकट लगाओ इनके ऊपर, सरकार के पास आएगा, सरकार उस पैसे को लोगों के कल्याण योजनाओं में खर्च करेगी। लाडली बहना योजना में पैसा बांटा है ना सरकार ने, थोड़ा मोड़ा नहीं बांटा है भाई, बहुत पैसा बांटा है। कहां से आया पैसा? इधर उधर से आया होगा। इसमें फायदा किसका हुआ? जिनको पैसा मिला है भाई, उनको फायदा हुआ। अब ऐसा तो है नहीं कि उसमें ऐसा मिला कि नहीं तुमको देंगे पैसा तुमको नहीं देंगे, सबको मिला है बराबर, एक तरफ से मिला। तो ये भी तो एक समानता का उदाहरण है। चलो खैर, वो बहुत बड़ी बड़ी विचारधाराएं हैं, हम उस योग्य अभी नहीं है कि हम उन विचारधाराओं का अध्ययन कर पाए और उनके ऊपर प्रश्न उठा पाए। मेरी कोई ऐसी विचारधारा नहीं है, जो पढ़ लेता हूं उसी के इन्फ्लुएंस में चला जाता हूं, है ना। जिसकी किताब पढ़ लेता हूं मुझको लगता है यार सही तो लिखा है, दूसरे की पढ़ूंगा फिर लगा नहीं यार ये भी तो सही बोल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी टाइप। अटल बिहारी वाजपेयी को जानते हो? एक बार पाकिस्तान ने हमला किया भारत पे, मतलब आतंकवादी हमला हुआ। तो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, ध्यान से सुनना। तो उस समय गठबंधन की सरकार थी, ऐसा नहीं कि सेंटर पावर नहीं था जैसे आज के समय में मोदी सेंटर पावर। उस समय नहीं था, सबकी सुननी पड़ती थी, अपने मन से निर्णय नहीं ले सकते थे। तो जो गठबंधन में लोग थे और सामने कांग्रेस, तो कांग्रेस से सोनिया गांधी ने बोला अटल जी पाकिस्तान बहुत बदमाश देश है, आपको इस पे हमला कर देना चाहिए। तो अटल जी बोले बात तो आप सही कह रहे हैं,
तो गठबंधन के जो लोग साथ थे बोले नहीं अटल जी, हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके साथ हमला होगा तो उसको भी नुकसान होगा, हमें भी नुकसान होगा। तो अटल जी कहते हैं बात आपकी भी सही है। तो एक तीसरा था, बोले अटल जी क्या कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं ये भी सही, आप बोल रहे हैं ये भी सही, बोले बात तुम्हारी भी सही है। तो अटल जी ऐसे व्यक्ति थे, भाई सबको लेके चलना है, किसी को नाराज नहीं करते थे वो। आज के समय जैसा नहीं है, आज के समय में तो कोई कुछ बोल दे मजाल है। तो मैं वैसा व्यक्ति हूं, अटल जी टाइप। जैसे कभी ऐसा है, कभी कम्युनिस्ट की किताब उठाई और पढ़ने लगे तो हमने कहा यार कितना अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया तो है, सही है, देश में सब समान होने चाहिए, कोई वीआईपी नहीं होना चाहिए। फिर समझ में आया कि जब देश में सब समान होंगे तो जिस उस समानता को नियंत्रित करने के लिए जिसके पास पावर होगा वो तानाशाह बन जाएगा, जो कि चाइना में दिख रहा है, उत्तर कोरिया में दिख रहा है। खैर वो अलग बात है। फिर समझ में आया कि यार हमको फिर अगर कोई सुविधा चाहिए होगी अलग से तो वो नहीं मिल पाएगी, है ना। कहीं अगर जाना हो अलग वाली सुविधा फिर नहीं, क्योंकि सब लोग क्या होंगे बराबर। तुमने कहा नहीं, इस चीज में पूंजीवादी ठीक है, कैपिटलिस्ट लोग ठीक है, और वास्तव में वही दुनिया चला रहे हैं। देखो ट्रम्प आया है अभी, ट्रम्प सुनो ना, ट्रम्प अमेरिका का, हाँ डोनाल्ड ट्रम्प आया है, बहुत अव्वल दर्जे का कैपिटलिस्ट है वो, अव्वल दर्जे का। वो केवल इसकी भाषा सुनता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और लिखो। अपन ने क्या लिखा, सरगुजा, चंदा और बस्तर के वन क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। सरगुजा, चंदा और बस्तर के वन क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ब्रैकेट में एनसीईआरटी में मध्य प्रदेश, एनसीईआरटी में लिखा है मध्य प्रदेश, लेकिन सन 2000 में 1 अप्रैल सन 2000 को ये छत्तीसगढ़ बन गया है, लेकिन एनसीईआरटी में अभी भी क्या लिखा है, मध्य प्रदेश। अगला पॉइंट लिखो, मेघालय के पर्वत या मेघालय की पर्वत श्रृंखलाएं, मेघालय की पर्वत श्रृंखलाएं कुछ आखिरी बची औषधीय प्रजातियों, कुछ आखिरी बची औषधीय प्रजातियों को आश्रय प्रदान करती हैं। कुछ आखिरी बची औषधीय प्रजातियों को आश्रय प्रदान करती, आश्रय प्रदान करती हैं। अगली हेडिंग डालो, एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन, इनको बस याद रखना है, नेचुरल मॉन्यूमेंट और लैंडस्केप। अगला है एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है भाई, एक्स सीटू कंजर्वेशन जहां संरक्षण प्रजाति के प्राकृतिक आवास के बाहर किसी मानव निर्मित आवास में किया जाता है उसे कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। देखो कि इस क्रिया में प्रजातियों का संरक्षण, इस क्रिया में प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से बाहर, इस क्रिया में प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से बाहर, उनके प्राकृतिक आवास से बाहर किसी मानव निर्मित क्षेत्र में, किसी मानव निर्मित क्षेत्र में किया जाता है, किसी मानव निर्मित क्षेत्र में किया जाता है तो उसे, किसी मानव निर्मित क्षेत्र में किया जाता है तो उसे एक्स सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है। उदाहरण,
जूलॉजिकल पार्क या जिसे हम जू के नाम से जानते हैं, चिड़ियाघर। बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी, वाइल्ड लाइफ सफारी, देखो इन स्थानों पर जैव विविधता को विशेष सुरक्षा, इन स्थानों पर जैव विविधता को विशेष सुरक्षा, विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है, विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है, विशेष सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगला पॉइंट, जूलॉजिकल पार्क में ऐसे जंतुओं को संरक्षित रखा जाता है, जूलॉजिकल पार्क में ऐसे जंतुओं को संरक्षित रखा जाता है, ऐसे जंतुओं को संरक्षित रखा जाता है जो अपने प्राकृतिक आवास में विलुप्त हो चुके हैं, जो अपने प्राकृतिक आवास में विलुप्त हो चुके हैं। प्राकृतिक आवास में विलुप्त हो चुके हैं। अगला पॉइंट लिखो, अन्य उदाहरण में अन्य उदाहरण में लिखो क्रायो प्रिजर्वेशन, एक्स-C2 के अन्य उदाहरण, अन्य उदाहरण में क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? जब किसी को ठंडा करके उसे सुरक्षित या लंबे समय तक संरक्षित रखा जाए तो उसे कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। लिखो, इस क्रिया में प्राकृतिक तथा आनुवांशिक स्रोत को, इस क्रिया में प्राकृतिक तथा आनुवांशिक स्रोत को, प्राकृतिक तथा आनुवांशिक स्रोत को ठंडा करके लंबे समय तक के लिए, ठंडा करके लंबे समय तक के लिए संरक्षित रखते हैं, ठंडा करके लंबे समय तक के लिए संरक्षित रखते हैं। अगला पॉइंट, इस क्रिया में लिक्विड नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन, इस क्रिया में तरल नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, तरल नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है जो -196 डिग्री सेल्सियस का तापमान, जो -196 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर संरक्षण करता है, जो -196 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर संरक्षण करता है। अब इसमें किसका संरक्षण किया जाता है? कोशिकाएं जैसे शुक्राणु या ओवम इत्यादि का संरक्षण किया जाता है। देखो, इस विधि द्वारा जीवित कोशिकाएं जैसे, इस विधि द्वारा जीवित कोशिकाएं जैसे, जीवित कोशिकाएं जैसे स्पर्म या ओवम इत्यादि का लंबे समय तक के लिए, स्पर्म या ओवम इत्यादि का लंबे समय तक के लिए, स्पर्म या ओवम इत्यादि का लंबे समय तक के लिए संरक्षण करते हैं, लंबे समय तक के लिए संरक्षण करते हैं, लंबे समय तक के लिए संरक्षण करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है
संरक्षण करते हैं। तो एक हो गया क्रायो प्रिजर्वेशन, अगला लिखो सीड बैंक। सीड बैंक लिखो। इस विधि द्वारा फसलों के बीज को इस विधि द्वारा फसलों के बीज को किसी एक स्थान पर संरक्षित रखा जाता है। जिससे भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग हो सके। ये बात हो गई सीड बैंक की। अगला लिखो जीन बैंक। सीड बैंक में क्या स्टोर करते हैं? सीड। और जीन बैंक में जीन। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा है? उसमें जो सीक्वेंस की जो सूचना है, उस सूचना को संग्रहित रखा जाता है, जीन को नहीं संग्रहित रखा जाता। जीन लिखो कि जीन बैंक लिखो। इस स्थान पर किसी प्रजाति के जीन के बेस सीक्वेंस की सूचना को संरक्षित रखा जाता है कि कोई जीन कितने बेस पेयर लंबा होता है, उसमें क्या क्रम होता है, एक प्रजाति में या एक जीव में कितने प्रकार के जीन पाए जाते हैं, उसका पूरा जीनोम की सूचना को स्टोर करके रखा जाता है। कैसे स्टोर करके रखते हैं? कंप्यूटर फाइल में स्टोर करके रखते हैं, या तो लिख के रखेंगे, टाइप करके रखेंगे, है ना, कि बेस सीक्वेंस क्या है, कोडॉन सीक्वेंस क्या है, जीन स्टोर करके। आ गया समझ में ये? तो ये उदाहरण हो गए किसके? एक्स सिटु कंजर्वेशन। अगला पॉइंट लिखो, जैव विविधता की राजनीतिक सीमा नहीं होती। पॉइंट बना के लिखो, जैव विविधता की राजनीतिक सीमा नहीं होती। जैव विविधता की राजनीतिक सीमा नहीं होती, इसलिए ये सभी देशों की नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए ये सभी देशों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे मिलकर जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रयास करें। लिखो, इस दिशा में कई देशों द्वारा
कॉन्फ्रेंस आयोजित किए गए, कई देशों द्वारा कॉन्फ्रेंस आयोजित किए गए, नंबर 1। नंबर 1 लिखो, अर्थ समिट। अर्थ समिट जिसका आयोजन 1992 में रियो डे जेनेरियो ब्राजील में किया गया। अर्थ समिट जिसका आयोजन 1992 में रियो डे जेनेरियो ब्राजील में किया गया। इस बैठक में रियो डे जेनेरियो ब्राजील में किया गया। इस बैठक में कई देशों को बुलाया गया। इस बैठक में कई देशों को बुलाया गया। और उनसे जैव विविधता के संरक्षण, कई देशों को बुलाया गया और उनसे जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्य करने को, जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्य करने को कहा गया, जिससे जैव विविधता से निरंतर लाभ प्राप्त हो सके, जिससे जैव विविधता से निरंतर लाभ प्राप्त हो सके, जैव विविधता से निरंतर लाभ प्राप्त हो सके। दूसरा लिखो, द वर्ल्ड समिट। दूसरा लिखो, द वर्ल्ड समिट। दूसरा है द वर्ल्ड समिट। द वर्ल्ड समिट 2002 में जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में यह बैठक संपन्न हुई। जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में यह बैठक संपन्न हुई। जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका में यह बैठक संपन्न हुई जिसमें 190 देशों ने भाग लिया। जिसमें 190 देशों ने भाग लिया। और उन्होंने वैश्विक स्थानीय तथा लोकल स्तर पर वैश्विक, स्थानीय तथा लोकल स्तर पर जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए प्रण लिए। जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए प्रण लिए। तो 190 देश आए और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्य करेंगे। उसके बाद से अभी तक कोई दूसरी समिट नहीं हुई है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट हमारा छूट गया है। क्या पॉइंट छूटा है? जैव विविधता के महत्व को या प्रजाति के महत्व को समझाते हुए एक कॉन्सेप्ट है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो अपना बीच में आना था उसको, लेकिन वो छूट गया, तो उसको यहां पर कर लेते हैं। तो लिखो कि
इकोसिस्टम में प्रजाति का महत्व, इकोसिस्टम में प्रजाति का महत्व, इकोसिस्टम में प्रजाति का महत्व। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पॉल एलरिच। क्या नाम था? पॉल एलरिच। पॉल एलरिच नाम था। इन्होंने किसी भी इकोसिस्टम में, बातें नहीं, किसी भी इकोसिस्टम में प्रजाति के महत्व को समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट बताया जिसे कहते हैं रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। अब रिवेट क्या होता है? रिवेट 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 हाँ, रिवेट यहां पंखे में है और पंखा चल रहा है। चलो पंखे को देखो ध्यान से। पंखे के जो पंख हैं उसको मेन बॉडी से लगाने के लिए उसमें कुछ बोल्ट जैसा, स्क्रू जैसा कुछ लगाया गया है, लेकिन उसके ऊपर धारी नहीं है। इस तरह के स्क्रू को रिवेट कहा जाता है। इनको हथौड़े से ठोक कर लगाया जाता है। इनको पेचकस से टाइट नहीं कर सकते, ना पेचकस से निकाल सकते हैं, तो इन्हें कहा जाता है रिवेट्स। दिख रहे हैं कि नहीं? ये सामान्यतः रेलवे के जो कार्य होते हैं, रेलवे की पटरियां, रेलवे की बोगी, उनके निर्माण में इस्तेमाल होता है ताकि लोग इनको चोरी न कर लें। जैसे रेलवे में तो मग्गा भी बांध कर रखते हैं, ट्रेन में चेन से बांध कर रखते हैं, और वो भी छोटा, वो भी अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाता। बांध कर क्यों रखते हैं? ताकि लोग उसको भी चुरा न ले जाए। सोचो भारत देश में तो गंतव्य स्थान को मग्गे तक पहुंचना पड़ता है। होता ना कि प्यासा कौए के पास जाता है या कौआ प्यासे के पास जाता है, तो कुआं, कुआं नॉट कौआ, कुआं। प्यासा कुएं के पास जाता है, अब चेन छोटी है तो कुएं को ही प्यासे के पास। तो कहानी है ये। कहां पहुंचे हम लोग? हाँ, तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। इन्होंने बोला कि कोई भी इकोसिस्टम जो है, ध्यान से सुनो, कोई भी इकोसिस्टम एक हवाई जहाज के समान होता है। किसके समान? और इकोसिस्टम में जितनी प्रजातियां पाई जाती हैं वो उस हवाई जहाज की संरचना को बनाने में लगने वाले रिवेट्स के समान होती है। यानी उस इकोसिस्टम का निर्माण उन प्रजातियों के अस्तित्व से होता है, यानी उस हवाई जहाज का निर्माण उन रिवेट्स की वजह से होता है। अब बोला गया कि यदि हम उस हवाई जहाज में से एक आध रिवेट निकाल लें, कहीं कुर्सी में से, कहीं फर्श में से एक आध रिवेट निकाल लें, तो क्या उससे हवाई जहाज की स्थिरता पर कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा क्या? कुर्सी में से एक निकाल लिया, हाँ, लेकिन अगर उसके पहिए में से एक रिवेट निकाल लिया तब उसकी स्थिरता पर फर्क पड़ेगा। ऐसे ही प्रजाति भी होती है। कोई प्रजाति अधिक महत्वपूर्ण होती है, कोई प्रजाति कम महत्वपूर्ण होती है। कोई रिवेट अधिक महत्वपूर्ण होता है, कोई रिवेट कम महत्वपूर्ण होता है। यदि कम महत्वपूर्ण वाला रिवेट निकाल लो तो हवाई जहाज की स्थिरता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि अधिक महत्व वाला रिवेट निकाल लो तो हवाई जहाज लैंड ही नहीं कर पाएगा, क्रैश कर जाएगा। पहिए में से निकाल लिए, पंख में से निकाल लिए, पायलट की हैंडल में से निकाल लिए, ब्रेक में से निकाल लिए,
तो एक आध ही निकाले, लेकिन उससे हवाई जहाज की स्थिरता पर बहुत प्रभाव पड़ गया, हवाई जहाज क्रैश हो गया। अब बात करते हैं कम महत्वपूर्ण की। अगर कम महत्वपूर्ण वाले रिवेट्स भी एक एक करके निकालते जाओ, सारी कुर्सियों के रिवेट्स निकाल दिए, पूरे फर्श के रिवेट्स निकाल दिए, छत में से रिवेट्स निकाल दिए, तो शुरू में असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक समय के बाद जब रिवेट्स ज्यादा निकल जाएंगे तो हवाई जहाज टिकेगा कैसे? तो एक समय के बाद वो हवाई जहाज क्रैश कर जाएगा। और ऐसा ही है कि अगर कम महत्वपूर्ण प्रजाति भी इकोसिस्टम से विलुप्त होती है तो शुरू में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक एक करके यदि इनकी संख्या बढ़ती जाए तो भी इकोसिस्टम का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा और इकोसिस्टम नष्ट हो जाएगा। अब दो चीजें, अधिक महत्वपूर्ण प्रजाति, कम महत्वपूर्ण प्रजाति। अधिक महत्वपूर्ण प्रजाति की संख्या कम होती है लेकिन उसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। ऐसी प्रजाति को की प्रजाति कहते हैं। क्या बोलते हैं? की प्रजाति, कुंजी प्रजाति। क्या बोलते हैं प्रियंका? चाबी प्रजाति, है ना? कल आई थी, बोली सर चाबी प्रजाति क्या होती है? कुंजी प्रजाति या की प्रजाति कहते हैं। आई बात समझ में? यही है। लिखो कि पॉल एलरिच के अनुसार, पॉल एलरिच के अनुसार, एलरिच किसी इकोसिस्टम में उपस्थित प्रजातियां, पॉल एलरिच के अनुसार किसी इकोसिस्टम में उपस्थित प्रजातियां, किसी इकोसिस्टम में उपस्थित प्रजातियां कॉमा किसी हवाई जहाज की संरचना में उपस्थित रिवेट्स के समान होती हैं। किसी हवाई जहाज की संरचना में उपस्थित रिवेट्स के समान होती हैं। किसी हवाई जहाज की संरचना में उपस्थित रिवेट्स के समान होती हैं। रिवेट्स के समान होती है। यदि, अगला पॉइंट, यदि हवाई जहाज की संरचना में से कोई कम उपयोगी रिवेट निकाल दें, यदि हवाई जहाज की संरचना में से कोई कम उपयोगी रिवेट निकाल दें, कोई कम उपयोगी रिवेट निकाल दें तो उससे हवाई जहाज की स्थिरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उससे हवाई जहाज की स्थिरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हवाई जहाज की स्थिरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार यदि इकोसिस्टम में से, ठीक उसी प्रकार यदि इकोसिस्टम में से कोई कम महत्वपूर्ण प्रजाति विलुप्त हो जाए, इकोसिस्टम में से कोई कम महत्वपूर्ण प्रजाति विलुप्त हो जाए, इकोसिस्टम में से कोई कम महत्वपूर्ण प्रजाति विलुप्त हो जाए तो इकोसिस्टम की स्थिरता पर, तो इकोसिस्टम की स्थिरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इकोसिस्टम की स्थिरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इकोसिस्टम की स्थिरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला पॉइंट, किंतु यदि, किंतु यदि, किंतु यदि किसी महत्वपूर्ण स्थान जैसे पंख या पहिए इत्यादि से, किसी महत्वपूर्ण स्थान जैसे पंख या पहिए इत्यादि से, जैसे पंख या पहिए इत्यादि से कोई रिवेट निकल जाए तो उससे हवाई जहाज की स्थिरता प्रभावित होगी।
तो उससे हवाई जहाज की स्थिरता प्रभावित होगी और वो क्रैश कर जाएगा। तो उससे हवाई जहाज की स्थिरता प्रभावित होगी और वो क्रैश कर जाएगा। तो उससे हवाई जहाज की स्थिरता प्रभावित होगी और वो क्रैश कर जाएगा। और वो क्रैश कर जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई अति महत्वपूर्ण प्रजाति विलुप्त होती है, इसी प्रकार कोई अति महत्वपूर्ण प्रजाति विलुप्त होती है, अति महत्वपूर्ण प्रजाति विलुप्त होती है तो इकोसिस्टम नष्ट हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण प्रजाति विलुप्त होती है तो इकोसिस्टम नष्ट हो जाएगा। ऐसी प्रजाति को की प्रजाति KEY या कुंजी प्रजाति, ऐसी प्रजाति को KEY की या कुंजी प्रजाति कहते हैं। की या कुंजी प्रजाति कहते हैं। अगला पॉइंट, यदि एक एक करके कम महत्वपूर्ण प्रजाति अधिक संख्या में विलुप्त हो जाए, यदि एक एक करके कम महत्वपूर्ण प्रजाति अधिक संख्या में विलुप्त हो जाए, तब भी 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 इकोसिस्टम नष्ट हो सकता है। तब भी इकोसिस्टम नष्ट हो सकता है। और यहां खत्म होता है हमारा चैप्टर बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद 2 छोटे छोटे टॉपिक हमारे बचे हुए हैं।